ठीक इसी लम्हे वो गाड़ी इसी तरफ घूमी थी और इसके साथ ही फिजा तड़तड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठी। ये इस बात की अलामत थी कि ये वही हरामी थे जो हमें तलाश कर रहे थे। गालिबन फायरिंग इसलिए की जा रही थी कि इस इलाके में कोई हमें अपने घर में पनाह देने की हमाकत न करे। वो गाड़ी तेज़ रफ्तारी से बिल्कुल हमारे सामने से गुजर गई। हम उस वक्त तक बाढ़ के पीछे रहे जब तक वो गाड़ी अगले मोड़ पर घूम कर निगाहों से ओझल न हो गई। हम बाढ़ से निकल कर फिर एक तरफ दौड़ने लगे। सड़क सुनसान थी। जब सूरत हाल ऐसी हो तो कौन अपने घर से निकलने की हमाकत कर सकता है। अगले मोड़ पर हम इस तरफ घूम गए जिस तरफ से वो गाड़ी आई थी। वो बंगला अगली गली के मोड़ पर है जहाँ शांता क्लिनिक है। छमिया ने एक तरफ इशारा करते हुए बताया। हम तेज़ तेज़ इस तरफ चलने लगे और आखिरकार मजीद किसी रुकावट के इस बंगले के सामने पहुंच गए। कॉर्नर का बंगला था। सामने की तरफ क्लिनिक था जिस पर बोर्ड लगा हुआ था। गेट बंद था। बंगले का एक दरवाज़ा गली की तरफ था। मैं छमिया का हाथ पकड़े इस तरफ पहुंच गया। इस तरफ भी गेट के सामने तकरीबन 4 फीट चौड़ा लॉन था जिसके आगे गार्डेनिया की तकरीबन 2 फीट ऊंची बाड़ लगी हुई थी। मैंने गेट के साथ दीवार पर लगी हुई कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दूसरे मोड़ पर किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां घूमती हुई नजर आईं। मैंने छमिया का हाथ पकड़ा और बाड़ के पीछे छलांग लगा दी। वो कोई कार थी जो हल्की रफ्तार से आ रही थी और फिर वो हमारे ऐन सामने इस तरह रुक गई कि इसका रुख सामने वाले बंगले की तरफ था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो जो कोई भी था इस बंगले का रहने वाला था। कार ने 2 मरतबा हॉर्न बजाया। कार की अगवी बत्तियों की सुरख रोशनी बाड़ पर पड़ रही थी। बाढ़ ज़्यादा घनी नहीं थी। रोशनी झाड़ियों से छिनकर हम पर भी पड़ रही थी। हम भी हिस्सों हरकत घास पर लेटे रहे। कार से तीसरी मरतबा हॉर्न बजाने पर सामने वाले बंगले का गेट खुला। कार अंदर चली गई और गेट बंद हो गया। इसके बाद भी 3-4 मिनट तक हम बाढ़ के पीछे घास पर लेटे रहे और जब मैंने उठना चाहा तब एहसास हुआ कि छमिया हमारे खौफ के मुझसे लिपटी हुई है। वो जिस्म फरोश शिकारी औरत थी। ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने की दिलदादा इस किस्म की सूरत हाल से गालिबन पहली मरतबा दो चार हुई थी और खौफजदा थी। मैंने इसका कांधा थपथपा कर आहिस्तगी से इसे अपने से अलग किया और मोहतात निगाहों से इधर उधर देखते हुए उठ खड़ा हुआ। गेट के पास पहुंचकर मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर कहीं विजल बजने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने गेट की दूर से अंदर एक खिड़की में रोशनी देख ली और मेरा ख्याल था कि शांता अभी जाग रही होगी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? मैंने सरगोशी में जवाब दिया। अलका अग्निहोत्री का मेहमान नाजी, जिसका तुमने इलाज किया था। मज़ीद कुछ नहीं पूछा गया और गेट का ज़ेली दरवाज़ा आहिस्तगी से खुल गया। मैं छमिया को लेकर अंदर आ गया। शांता ने गेट बंद कर दिया और इशारा करती हुई आगे बढ़ गई। गेट के अंदर की तरफ एक फिएट खड़ी थी। हम इसके करीब से गुजरते हुए सामने खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गए। मेरे साथ छमिया को गेट में दाखिल होते तो देखा था, लेकिन वहाँ तारीकी में इस पर तवज्जो नहीं दी गई थी। रोशनी में आती ही वो चौंक गई। ये कौन है? इसने पूछा। इसकी वजह से आज मेरी जान बची है, मैंने जवाब दिया। दुश्मनों के नरगे से मुझे यही निकाल कर लाई है। अगर ये साथ न होती तो मैं यहाँ तक न पहुँचता और रास्ते ही में मारा जाता। वो इसकी भी जान के दुश्मन हो रहे हैं, इसलिए मैं इसे भी अपने साथ ले आया हूँ। शांता बड़ी नागवार सी नज़रों से छमिया की तरफ देख रही थी और इसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई। जब मैं बेला के साथ छमिया के कॉटेज पर आया था तो इसने बहुत मुख्तसर सा ब्लाउज और निक्कर से मिलती जुलती चीज़ पहन रखी थी। इसके बाद बेला से निवड़ने के चक्कर में इस पर तवज्जो नहीं दी थी और अब शांता को इसे घूर कर देखने पर मुझे भी ख्याल आ रहा था कि किसी के घर जाने के लिए छमिया का ये लिबास बिल्कुल मुनासिब नहीं था। तो मेरे साथ आओ। शांता छमिया को इशारा करते हुए कमरे में घुस गई। छमिया ने मेरी तरफ देखा और कमरे में दाखिल हो गई। चंद मिनट बाद वो शांता के साथ निकली तो मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। छमिया ने टखनों तक लंबी मैक्सी पहन रखी थी। शांता खुद मैक्सी पहने हुए थी। मेरा ख्याल है वो लोग इसी इलाके में तुम्हें तलाश कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। शांता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इन्हें ये शुबा नहीं हो सकता कि हम यहाँ हैं, मैंने जवाब दिया। हम जिस जगह से भागे हैं वो यहाँ से कम से कम 1 मील दूर है। हम छुपते छुपाते यहाँ पहुँचे हैं। तकरीबन 1 घंटा पहले अलका का फ़ोन आया था। शांता बोली। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, मैं पहले इसे फ़ोन पर इतला दे दूँ। हम इस वक्त नशिस्तगाह में थे। एक तरफ स्टैंड पर टेलीफोन भी रखा हुआ था। शांता ने नंबर मिलाया और लाइन पर मेरे बारे में इतला देने लगी। फिर इसने फ़ोन का रिसीवर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं कुछ देर तक अलका से बातें करता रहा, फिर शांता की तरफ मुतवज्जा हो गया। बाकी बातें तो बाद में होंगी, पहले हमें कुछ खाने को दो। मुझे तो बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है। रसोई में देखती हूँ तुम लोग इस कमरे में बैठ जाओ, मैं यहाँ की बत्ती बुझा दूंगी।
क्योंकि बाहर से इस कमरे की रोशनी दिखाई देती है। शांता ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं और छमिया इस कमरे में आ गए। ये बेडरूम था। एक दीवार के साथ 2-3 कुर्सियां भी रखी हुई थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। छमिया भी पलंग की पट्टी पर टिक गई। इसके चेहरे पर अब भी खौफ के तासुरात थे। आराम से बैठो छमिया, मैंने कहा। डरने की ज़रूरत नहीं, ये जगह बिल्कुल महफूज है। यहाँ हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं। छमिया उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। क्लब में मैंने इसे बताया था कि सैलानी आदमी हूँ, घूमता घुमाता आज ही माउंट आबू पहुँचा हूँ और अभी तक मैंने कहीं रिहाइश का बंदोबस्त भी नहीं किया। और अब तक जो कुछ हुआ था वो इसके लिए यकीनन हैरत अंगेज़ और जहन को उलझा देने वाला था, ख़ास तौर से हमारी ये पनाहगाह। छमिया यकीनन सोच रही होगी कि अगर मैं इस शहर में अजनबी हूँ तो एक लेडी डॉक्टर ने इसे अपने घर में पनाह क्यों दे दी, और शांता से मेरी बातें और अलका-अग्निहोत्री से फ़ोन पर होने वाली मेरी गुफ्तगू ने भी इसके जहन को उलझा रखा था। तकरीबन आधे घंटे बाद शांता हमारे लिए खाना ले आई। आलू मेथी की भुजिया और गरम गरम चपातियाँ। भुजिया की खुशबू से भूख और चमक उठी। इस वक्त खाना खाने में वाकई मज़ा आ गया। खाने के बाद शांता मुझे अलग ले गई और सूरत हाल दरियाफ्त करने लगी। मैंने इसे बेला के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा, ताहम इसे ही बताया कि बाजार में घूमते हुए एक आदमी को मुझ पर शुबा हो गया था। इससे बचने की कोशिश में मैं मज़ीद उलझता गया और किसी तरह छमिया तक पहुंच गया, जो मुझे बचाने की कोशिश में खुद भी इस चक्कर में फंस गई। मैंने इसे छमिया की असलियत के बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, शांता ने मेरे खामोश होने पर कहा, मैं तुम लोगों को ऊपर वाले कमरे में छोड़ देती हूँ। सुबह काम करने वाली औरत आ जाती है, इसने अगर तुम लोगों को देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। सुबह मुझे बहरहाल इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर किसी को यहाँ तुम लोगों की मौजूदगी का शुबा होगा तो नागराज के आदमी तुम लोगों के साथ मुझे भी ख़त्म कर देंगे। डरती हो? मैंने इसके चेहरे पर नज़रें जमा दी। अगर मुझे कोई खौफ होता तो तुम्हें अंदर घुसने ही ना देता, शांता ने जवाब दिया। लेकिन बेखौफ होने का मतलब ये नहीं कि किसी को खातिर में ही ना लाया जाए। मोहतात रहना बहरहाल अच्छी बात है। ये 2 मंजिला बंगला है। ऊपर जाने के लिए जीना भी हॉल ही में था। ऊपर भी 3 कमरे थे। एक कमरे में पहुंचकर अंधेरे में टटोलते हुए शांता ने पहले खिड़कियों के पर्दे बराबर किए और फिर रोशनी वाला बल्ब जला दिया। तुम लोग यहाँ सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे, शांता कहते हुए वापस चली गई। मेरी वो रात बेचैनी ही से गुजरी थी। छमिया तो खौफजदा होने के बावजूद बिस्तर पर लेटते ही सो गई। मुझे रात के आखिरी पहर तक नींद नहीं आ सकी थी। रात भर सड़क पर गाड़ियों की भाग दौड़ की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, जिसका मतलब था कि हमारी तलाश जारी है। मैं अगरचे 4 बजे के बाद ही सोया था, लेकिन सुबह 9 बजे शांता के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैं कमरे के दरवाजे में खड़े होकर गौर से सुनने लगा। मुझे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि मुलाजमा पर बरस रही है और फिर 1 घंटे बाद शांता हमें नीचे ले गई। तब पता चला कि शांता किसी बात का बहाना बनाकर मुलाजमा पर बरस पड़ी थी और इसे काम से निकाल दिया था। हमें नाश्ता देकर शांता क्लिनिक में चली गई। क्लिनिक वाला हिस्सा बिल्कुल अलग थलग था। अंदर से अगरचे दरवाज़ा था, मगर शांता ने इसे बंद कर दिया था। और फिर इस दौरान शांता से कुछ और बातें मालूम हुई। नागराज के आदमी रात भर हमें तलाश करते रहे थे। छमिया के कॉटेज वाले इलाके में वो लोग ज़बरदस्ती कई घरों में घुस गए थे और हमारे बारे में पूछने के लिए लोगों से मारपीट भी की थी। लोगों को ये धमकियाँ भी दी गई थी कि अगर किसी ने हमें पनाह दी तो इसके घर को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उस रात हम नीचे वाले कमरे में सोए थे। 2 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। कोई गाड़ी ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज़ के साथ बंगले के सामने रुकी थी और फिर इसके चंद सेकंड्स बाद ही कॉल बेल की आवाज़ गूंज उठी। लगता था जैसे कोई बार बार बेल का बटन दबा रहा हो और इसके साथ ही गेट भी धड़धड़ाया जाने लगा। मैं उछलकर बैठ गया। रिवॉल्वर भी मेरे हाथ में आ गया। मेरी नींद काफूर हो चुकी थी। छमिया भी जागी। इसके चेहरे पर एकदम खौफ के तासरात फैल गए। मैं कमरे से बाहर आया तो शांता अपने कमरे से निकल रही थी। इसके चेहरे पर भी अनजाने से खौफ के तासरात नुमाया थे। कॉल बेल बजाने के साथ गेट अब भी जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। एक अनजाना सा खौफ मुझे भी अपनी लपेट में लेने लगा। गर्दन पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी। मेरे जहन में एक ही ख्याल था कि इन लोगों को शायद पता चल गया था कि हम यहाँ छुपे हुए हैं और ऐसे वक्त पर लेट किया था कि भागने का मौका न मिल सके। यहाँ से भागने का वाकई कोई रास्ता नहीं था। इस बंगले की पिछली तरफ एक और 2 मंजिला बंगला था। एक दरवाज़ा क्लीन का बना हुआ था और दूसरा दरवाज़ा था जो धड़धड़ाया जा रहा था। मैंने शांता की तरफ देखा। इसका चेहरा धुआं हो रहा था। छमिया भी बिस्तर से उठकर मेरे साथ जुड़कर खड़ी हो गई थी। शांता दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने छमिया को वहीं रुकने का इशारा किया और तेज तेज कदम उठाता हुआ शांता के करीब पहुंच गया और दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया। मैं चूहे की मौत नहीं मारा जाना चाहता था। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। इसमें 3-4 गोलियां थी और मुझे यकीन था कि मरने से पहले 3-4 को तो गिरा ही दूंगा। शांता ने दरवाज़ा खोला और
बाहर झांकते हुए पूछा, कौन है? इसके लहजे में हल्की सी थरथराहट थी। बाहर से कुछ कहा गया जिसे मैं नहीं सुन सका। शांता ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और बाहर निकल गई। मैं रिवॉल्वर लिए दरवाजे की आड़ में खड़ा रहा। एक लम्हे को मेरे ज़हन में यह ख्याल भी आया कि डॉक्टर शांता ने हमें फंसाने की तो कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। शांता के वापस आने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। क्या हुआ? कौन है बाहर? इसके अंदर दाखिल होते ही मैंने सरगोशी में पूछा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। शांता ने भी सरगोशी में जवाब दिया। मैं तो समझी थी इस राक्षस के आदमियों ने हल्ला बोल दिया है, मगर ये कंवर गंभीर सिंह का बेटा है। कंवर जी पर हार्ट अटैक हुआ है। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं गेट को बाहर से ताला लगाकर चली जाऊंगी। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। शांता अपने कमरे में चली गई। मैं छमिया को लेकर अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। हम शांता के बंगले में 3 दिन रहे। इस दौरान मैंने महसूस किया ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं थी। रात को क्लिनिक बंद होने के बाद भी कोई ना कोई यहाँ आता ही रहता था और किसी भी वक्त हमारा राज खुल सकता था। इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया और शांता को भी इस फैसले से आगाह कर दिया। कहाँ जाओगे? अलका के आश्रम? शांता ने पूछा। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। फ़िलहाल वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझता। कोई और जगह देखनी पड़ेगी। वो लोग पागल कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। जाओगे कहाँ? एक जगह है मेरी नज़र में। मैंने इसकी बात काट दी। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ। वो जगह हमारे लिए ज़्यादा महफूज रहेगी। मुझे अब भी इत्मीनान था कि बेला के अलावा कोई और मुझे नहीं पहचानता था, और जाहिर है बेला 24 घंटे सड़कों पर तो नहीं घूमती रहती होगी जो मुझे देख लेगी। वैसे इन 3 दिनों के दौरान बेला के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। उस रात शमिया ने वोडका की आधी बोतल इसके पेट में उंडेल दी थी। वो पता नहीं किस हाल में थी। मेरे लिए मसला अब शमिया का था। शमिया को तो वो सब लोग पहचानते थे। इसे आसानी से शनाख्त किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही था। मैं शमिया को छोड़ कर भी नहीं जा सकता था। इसकी वजह यह थी कि मुझे इसकी जान प्यारी थी, बल्कि मैं इससे काम लेना चाहता था। इसकी छोटी बहन नागराज के आदमियों के हाथों कत्ल हुई थी। वो अपनी बहन का इंतकाम लेना चाहती थी और मैं इस चक्कर में इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मैं अगर शहर से निकलना चाहता तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। मेरे अंदर इतनी सलाहियत थी कि इन बदमाशों का घेरा तोड़कर निकल सकता था, मगर मैं यहाँ रहना चाहता था। अलका अग्निहोत्री मेरी मदद कर रही थी। वो मेरे ज़रिए नागराज से अपने पति का इंतकाम लेना चाहती थी और मैं इस आड़ में इस साजिश को बेनकाब करना चाहता था जो राजस्थान के इन पहाड़ों में मेरे वतन के खिलाफ हो रही थी, जहाँ से इंसानी बम तैयार करके सरहद पार भेजे जा रहे थे, जो मेरे शहरों में तबाही फैला रहे थे। वे गुनाहों को मौत के घाट उतार रहे थे। इसमें शुबा नहीं कि मैं जराइम पेशा था। पाकिस्तान में रहते हुए कानून की धज्जियां बिगेरी थी। कई लोग मेरे हाथों मारे गए थे। मैं तवील अरसे तक नौजवान नस्ल के खून में हीरोइन का जहर शामिल करता रहा था, लेकिन मैं था तो पाकिस्तानी। पाकिस्तान मेरी शनाख्त थी। मैंने इस मिट्टी में जन्म लिया था। इस मिट्टी की तासीर तो मेरे खून में शामिल थी। पाकिस्तान में कानून शिकन और जराइम पेशा होने के बावजूद इस सरजमीन की मोहब्बत को अपने दिल से तो नहीं निकाल सकता था। इसकी आन और सलामती के लिए हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपनी जान तक देने को तैयार था। इत्तफाक से मैं एक ऐसी साजिश से वाकिफ हो गया था जिसने मेरे वतन और मेरे बहन भाइयों की सलामती को खतरे में डाल रखा था, और इस घिनौनी साजिश से वाकिफ होने के बाद मैं इससे लाताल्लुक तो नहीं रह सकता था। अलका इस साजिश के बारे में बहुत कुछ जानती थी और वो सब कुछ मैं इस सूरत में मालूम कर सकता था जब इसके शौहर का इंतकाम लेने के लिए इसकी मदद करूं। इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता। मैंने दूसरों की जंग शुरू कर दी थी, लेकिन इसमें मेरा भी मफाद था। उस रात 9 बजे के करीब हम शांता के बंगले से निकले। शमिया ने शांता की एक साड़ी पहन रखी थी और मेकअप की आड़ में चेहरे का हुलिया कुछ इस तरह बिगाड़ा था कि इसे पहली नज़र में शनाख्त नहीं किया जा सकता था। बालों का स्टाइल भी इसने किसी हद तक बदल लिया था। हम दोनों शांता की फिएट की पिछली सीट पर थे और शांता ने स्टीयरिंग संभाल रखा था। मैंने शांता से कहा था कि वो हमें अचालगढ़ के इलाके में किसी जगह उतार दे। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। अचालगढ़ यहाँ से शुरू हो जाता है, तुम्हें कहाँ जाना है? शांता ने कार की एक सड़क मोड़ते हुए कहा। बस यहीं रोक लो, मैंने बाहर देखते हुए जवाब दिया। कार चंद गज आगे जाकर रुक गई। मैं और शमिया नीचे उतर आए। शांता ने वहीं से यू टर्न लिया और वापस चली गई। इस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त थी। मैं वहीं खड़ा इधर उधर देखने लगा। मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। क्या गड़बड़ है? कहाँ जाना है तुमने? शमिया ने पूछा। अचाल शिवार मंदिर, मैंने जवाब दिया, मगर रास्ता समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ, शमिया ने कहा। इस सड़क पर तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद हम एक और सड़क पर मुड़ गए। ये रिहायशी इलाका था। कहीं कहीं कोई दुकान भी नजर आ जाती। हम लोगों से दूर रहकर आगे बढ़ते रहे और फिर जैसे ही एक और सड़क घूमे, रास्ता मेरी समझ में आ गया। ये वही सड़क थी जिस तरफ मैं पहले रोज रात के वक्त एक औरत की कार छीन कर आया था, और इस सड़क पर आगे जाकर कार का पेट्रोल खत्म हो गया था।
था। बहुत आगे बुलंदी पर अचाल चुआर मंदिर की बत्तियां नजर आ रही थीं। इस सड़क पर पैदल लोगों की आमदोरफ्त भी थी। ज्यादातर लोग सामने से आ रहे थे, इनमें औरतें भी थी और बच्चे भी, और गालबन ये वो लोग थे जो अचाल चुआर मंदिर की यात्रा से वापिस आ रहे थे। छमिया मेरे बिल्कुल साथ जुड़ी हुई चल रही थी। मैंने शुरू ही से महसूस किया था कि वो कुछ खौफजदा थी। खौफ होना ही चाहिए था, अगर पहचान ली जाती तो जिंदगी की मोहलत भी न मिलती। मैं इस जगह पहुंच कर रुक गया जहाँ रात मेरी कार खराब हुई थी और ताकुब करने वालों ने मुझे घेरने की कोशिश की थी। इस वक्त सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी। मैं छमिया के साथ सीधा चलता रहा। मोटरसाइकिल हमारे करीब से गुजरकर दूर पहुंची तो मैं छमिया का हाथ पकड़कर सड़क की ढलान पर झाड़ियों में उतरता चला गया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? छमिया चीख उठी। खामोशी से चलती रहूं, मैंने कहा। छमिया की साड़ी बार बार झाड़ियों में उलझ रही थी, लेकिन मैं इसे खींचता हुआ दौड़ता रहा। मुझे अंदेशा था कि अगर सड़क पर से किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। किसी औरत को रात के वक्त झाड़ियों में ले जाने का मतलब लोग अच्छी तरह समझते हैं। हम झाड़ियों से निकलकर इस मकान के सामने पहुंच गए, जो दरअसल अचाल चुआर मंदिर ही का एक हिस्सा था और मंदिर में आमदोरफ्त के खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता था। मैं जीन्स की जेब में चाबी टटोलने लगा। ये किसका मकान है? छमिया ने इधर उधर देखते हुए पूछा। पूरे माउंट अबू में हमारे लिए ये सबसे महफूज जगह है, मैंने जेब से चाबी निकालते हुए कहा। मुझे यहाँ से गए हुए कई रोज हो चुके थे। अगरचे मंदिर के पंडित ने चाबी देते हुए कहा था कि मैं जब भी आऊँगा अंदर दाखिल होने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, लेकिन न जाने मेरे जहन में ये ख्याल क्यों आ रहा था कि अंदर से बोल्ट न लगा दिया गया हो, मगर मेरा ये अंदेशा बेबुनियाद निकला। हजमी कफल में चाबी घुमाते ही दरवाज़ा आसानी से खुल गया। पहले मैंने छमिया को अंदर जाने का रास्ता दिया, फिर खुद अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और दीवार टटोल कर बत्ती जला दी। इस वक्त पहली मरतबा मैंने इस मकान का तफसीली जायजा लिया। 3 कमरे थे। एक 2 दरवाजे के सामने वाला यही कमरा था, जिसमें 3-4 कुर्सियां पड़ी थी। एक बेडरूम के तौर पर रास्ता था, इसमें 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी, बिस्तर भी लगे हुए थे। तीसरे कमरे में 2-3 कुर्सियां थी और ज़रूरत की कुछ और चीज़ें भी पड़ी थी। एक छोटा सा किचन और बाथरूम भी था। किचन में ज़रूरी बर्तन तो मौजूद थे, मगर खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। छमिया भी मेरे साथ साथ घूम रही थी। आखिर में हम दोबारा बेडरूम में आ गए। यहाँ 2 चारपाइयों के बीच में एक पुरानी सी तपाई भी पड़ी थी और दरवाजे वाली दीवार के साथ 2 कुर्सियां भी रखी हुई थी। इस दीवार पर इंटरकॉम सेट भी लगा हुआ था। मैंने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया और ज़हन पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश करने लगा कि इस पंडित ने मुझे कौन से नंबर प्रेस करने को कहा था। आखिरकार मुझे वो नंबर याद आ गया और मैंने बटन दबा दिया। 003। तकरीबन 1.5 मिनट बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई। आवाज़ किसी औरत की थी। ललिता? मैंने अंधेरे में तीर मारा। हाँ, मैं ललिता हूँ, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं वही हूँ जिसने चंद रोज़ पहले इत्तफाकिया तौर पर पंडित के इशरत कदे में तुम लोगों से मुलाकात की थी और तुम लोगों ने मुझे छोटे मकान से रुखसत किया था और तुम्हारे पंडित ने मुझे इस मकान की चाबी भी दी थी। मैंने इसे तफसील से याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। नाम इसलिए नहीं बताया कि इस रात हमारा तारुफ नहीं हुआ था। नाजी, ललिता की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैं इसके मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक उठा। नागराज के आदमी तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। 3-4 दिन पहले तुमने बेला के साथ जो कुछ किया है वो भी सबको पता चल गया है। बेला के जरिए तुम्हारा नाम पूरे माउंट अबू के रहने वालों को मालूम हो गया है। और वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ भागी थी? क्या नाम है इसका? याद आ गया छमिया। वो मेरे साथ है, मैंने जवाब दिया। तुम अपने गुरु के साथ यहाँ आ रही हो या मैं आ जाऊँ? तुम वहीं रुको, रास्ता भूल जाओगे, ललिता ने कहा। मैं गुरु को लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कहते हुए रिसीवर रख दिया। छमिया एक तरफ खड़ी उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। जहन को मत उलझाओ, मैंने कहा। मुझे समझने में तुम्हें कुछ वक्त लगेगा। वैसे मैं कोई ऐसी शय भी नहीं हूँ कि आसानी से समझ में ना आ सकूँ। मुख्तसर सी बात यह है कि नागराज मेरी जान का दुश्मन है। वो मुझे हर कीमत पर ख़त्म करना चाहता है। कई रोज़ से मुझे शहर में तलाश किया जा रहा है, लेकिन यहाँ मेरे कुछ ऐसे हमदर्द भी पैदा हो गए हैं जो मुझे अब तक इसकी पहुँच से दूर रखे हुए हैं। और ये बेला का क्या चक्कर है, इसे कैसे जानते हो? छमिया ने पूछा। बेला ये दरअसल वो नागिन है जो मुझे धोखे से नागराज के पास ले गई थी, मैंने जवाब दिया। मैं आदिनाथ मंदिर से भाग निकला था और किसी तरह इस मंदिर में पहुँच गया और इत्तेफाक से इस मंदिर के पुरोहित की खलवत गाह में दाखिल हो गया, जहाँ वो 2 औरतों के साथ दादे आयश दे रहा था। राजदारी के वादे से इसने मेरी मदद की और मुझे इस मकान के रास्ते से बाहर निकाल दिया। बाद में मुझे पता चला था कि नागराज के 2 आदमी मेरी तलाश में इस मंदिर में घुस गए थे और उन्होंने मेरे बारे में पूछने के लिए एक पुजारी को अजियत देकर हलाक भी कर दिया था। ये वही मकान है जहाँ से मैं मंदिर से बाहर निकला था। तुम्हारा मतलब है ये मकान, यानी इस मकान के मंदिर से भी कोई ताल्लुक है? छमिया के लहजे में हैरत थी। ये मंदिर सदियों पहले तामीर हुआ था, मैंने कहा। पुराने ज़माने में राजाओं के महल में और मंदिरों में साजिशें होती रहती थीं। मंदिरों और महलों में ज़ेरे ज़मीन खुफिया रास्ते भी बनाए जाते थे। मैं तो
इस मंदिर के सिर्फ एक ही खुफिया रास्ते से वाकिफ़ हुआ हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ और भी बहुत से खुफिया रास्ते और सुरंगें होंगी। पंडित भैरू सिंह छमिया बिड़बिड़ाई, इस मंदिर का पुरोहित है, बड़ा अय्याश आदमी है। एक मर्तबा तुम्हें भी इसके हाथ आते आते रह गई। ओ मैं चौंक गया, इसका मतलब है वो तुम्हें पहचानता होगा? नहीं, छमिया मुस्कुराई। हमारा आमना सामना सिर्फ चंद सेकंड्स का था। मैं आशीर्वाद लेने आई थी और इसने मुझे घेरने की कोशिश की थी, मगर मैं इसे गच्चा देकर भाग निकली थी। हम बातें करते रहे थे कि अंदर की तरफ का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस कमरे से बाहर आ गया। पंडित भैरू सिंह ललिता के साथ सुरंग वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। स्वागतम स्वागतम, वो मुझे देखते हुए चिल्लाया और आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। हम आज तक नागराज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके थे, लेकिन तुमने इसे नचा कर रख दिया है। वो कड़ाही में फुल्की की तरह नाच रहा है। इसका कोई दुश्मन चंद घंटों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सका, लेकिन तुम अब तक ना सिर्फ जिंदा हो बल्कि इसके सीने पर मोंग दल रहे हो। मुझे विश्वास है कि तुम इसे झुकने पर मजबूर कर दोगी। वो खामोश होकर छमिया की तरफ देखने लगा। ये नारी कौन है? ये मेरी है, तुम इसकी तरफ निगाह मत डालना, मैंने कहा। ओ नहीं नहीं, मेरे पास बहुत हैं, चाहो तो तुम भी 2-4 ले सकते हो, भैरू सिंह ने कहा। मुझे नारियों का अचार नहीं डालना, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। भैरू सिंह एकदम मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गया था। इस रात अपना राज फाश हो जाने के खौफ से मेरी मदद करने पर मजबूर हुआ था और अब वो नागराज की वजह से मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।